हेलो एवरीवन, आज हम लेके आ गए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। और ये वीडियो कुछ अलग है पहले सभी वीडियोस से जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है आप सभी के लिए। तो बता देते हैं आपको कि ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं टॉप 100 MCQ क्वेश्चंस। यस, टॉपिक सेल्स एंड टिश्यूज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट सेलेक्टेड MCQs जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस की सीरीज को लेके आज हम इस वीडियो में आ गए हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लगातार इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज प्रोवाइड की जाती रहेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से बन सकते हैं उनको अपने इस चैनल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने सिलेबस को प्रिपेयर करके और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस हिंदी में है, लेकिन जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे इंग्लिश टर्म्स का यूज करके हम आपको पूरी तरीके से समझाते चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सभी को पता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस? तो बात की जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? तो ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल दैट द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रक्त की बूंद में कितनी कोशिकाएं होती हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 5 मिलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? तो द सेल इज मेनली मेड अप ऑफ व्हाट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ इट, क्योंकि सेल में होता है वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी जो है ये कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका में न्यूक्लियस के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? साइटोप्लाज्म, क्योंकि सभी को पता है जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं? एंड व्हाट इट इज नोन एज? जैव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड ऑफ द लाइफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा, और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? तो सभी को पता है DNA। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? DNA से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, तो 23 पेयर्स और 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स का संवहन यानी ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स कब होता है? तो ये हमें अच्छे से पता है कि सेल डिवीजन के समय जो है वो जीन्स का ट्रांसफर होता है। जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो ट्रांसफर करते हैं जीन्स के थ्रू कैरेक्टर्स का, पेरेंट से नेक्स्ट डॉटर सेल में या डॉटर जनरेशन में। तो वो किस टाइम पे होता है आपको बता देते हैं, वो होता है फर्टिलाइजेशन के समय, क्योंकि जब मेल गैमेट बनते हैं और फीमेल गैमेट बनते हैं और जब दोनों का फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उस टाइम पे ही जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के थ्रू डॉटर सेल्स जाइगोट में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जाइगोट के थ्रू फिर वो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वाले जो बेबीज होते हैं उनमें ट्रांसफर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि जीन्स कैसे कार्य करते हैं? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? जोड़ों में जो जीन्स होते हैं, यहाँ पे जीन्स का नाम आया तो हम आपको बता देते हैं कि जीन्स होते क्या है। तो जीन्स जो होते हैं वो हेरिडेटरी यूनिट होते हैं, यानी अनुवांशिकता की इकाई होते हैं, यानी कैरेक्टर्स को जो है पेरेंट्स से और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम जो होता है फीचर्स को, वो जीन्स ही करते हैं। तो इन्हें हेरिडिटरी यूनिट्स के रूप में जाना जाता है, जो कि DNA में पाए जाते हैं। और DNA कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। तो बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्त्री की जो गैमेट सेल्स होती हैं, यानी कि जर्म सेल्स ऑफ फीमेल इज नोन एज, तो व्हाट इट इज नोन एज? ओवम। इसे ओवम के नाम से जाना जाता है।
And then germ cells or the gametes in the male, what is the name of germ cells in male? तो what it is known as sperm के नाम से इसे जाना जाता है. Next question, what is the combined और फ्यूज्ड सेल इन ऑफ मेल एंड फीमेल इज नोन एज, यानी पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को क्या कहते हैं? तो फ्यूजन के बाद जो बनता है वो कहलाता है जाइगोट. उसे क्या कहा जाता है? जाइगोट. तो आंसर नंबर 16 यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, दैट इज जाइगोट. आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए कि व्हाट इट इज नोन एज. द करेक्ट आंसर इज जाइगोट के नाम से उसे जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संरचना में कौन सा पदार्थ मुख्य भूमिका निभाता है? तो क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? पहले हमने बताया कि क्रोमोसोम्स में डीएनए पाए जाते हैं, तो डीएनए प्लस प्रोटीन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, पुरुष स्पर्म यानी कि जो मेल स्पर्म यानी जो मेल गैमेट होते हैं उसमें किस प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं? तो किस प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? एक्स और बात की जा रही है मेल स्पर्म यानी मेल गैमेट की, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं. और अगर बात करें फीमेल में तो किस तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो सॉरी फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं. लेट मी कंफर्म वंस अगेन, जो मेल होते हैं उनमें एक्स वाई क्रोमोसोम और जो फीमेल होते हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जो न्यूक्लियस का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो न्यूक्लियस का कार्य ध्यान से देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस, देन जेनेटिक्स के बारे में बताना और कोशिका को कंट्रोल करना, यानी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर रिगार्डिंग न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल जिसे कि हम आंखों से देख सकते हैं वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग इज द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. और आपको बता दें कि जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही छोटी साइज की होती हैं, हम उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. लेकिन जो बिगेस्ट सेल है जो कि ऑस्ट्रिच एग है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स का पितामह यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल. इन्होंने जेनेटिक्स से रिलेटेड, हेरिडिटरी से रिलेटेड 3 लॉज दिए थे और इन्होंने ही बताया था जेनेटिक्स के बारे में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है. तो बता दें आप सभी को कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से, क्योंकि जब भी आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की जरूरत होती है और इससे ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपने जो पढ़ा है वो आपसे कितना बन रहा है. तो सीरीज को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस. सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में कौन सेल्स का काम क्या होता है? तो यह रंगों का वर्गीकरण करती है. नेक्स्ट, रॉड सेल्स का काम क्या होता है? तो ये रोशनी के बारे में बताते हैं. नेक्स्ट, कोशिका को 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया यानी सेल डिवीजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेनली यह माइटोसिस कहलाती है. माइटोसिस मतलब होता है कि जब पेरेंट सेल होती है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, यानी 2 भागों में टूट जाती है और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं वो बराबर ट्रांसफर हो जाते हैं डॉटर सेल्स में. तो ये माइटोसिस कहलाता है, जो कि जो भी ग्रोथ वाले पीरियड होते हैं उनमें पाई जाती है. जैसे जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है. लेकिन एक और टर्म यहाँ पे सेल डिवीजन से रिलेटेड है, वो भी हम आपको बता देते हैं, मियोसिस. मियोसिस का मतलब होता है ये गैमेट फॉर्मेशन के समय इस तरह का सेल डिवीजन होता है जब गैमेट्स का बनना होता है. तो मेनली इसमें क्या होता है कि जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होते हैं उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल्स में ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उसे मियोसिस के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी में साइटोप्लाज्म को किस नाम से जाना जाता है? तो सार्कोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में किसका मिश्रण होता है? तो वाटर एंड प्रोटीन 3:1 रेशियो. माइटोसिस कोशिका कितने प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? यानी फंक्शनिंग, जब हम स्टडी करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, देन इट इज नोन एज फिजियोलॉजी. और जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम का पढ़ते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? एनाटॉमी. हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन का नाम लेते ही आप सभी समझ गए होंगे, रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स में. और ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं? तो सभी को पता है 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, अभी हमने आपको बताया,
तो वो मेनली क्या होता है, तो वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। आरबीसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो सभी को पता है एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो कितने दिनों का होता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए 120 डेज। और ये वही क्वेश्चंस हैं, ये वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो आपको एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, तो बोन मैरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोन मैरो इज द साइट ऑफ ब्लड सेल्स जनरेशन और फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 1 क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में कितनी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो 50 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का यानी WBC का जो लाइफ साइकिल होता है वो कितने दिनों का होता है, तो 3 to 5 डेज का। और कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, तो इन्फेक्शन का नाम लेते ही आप समझ जाते हैं WBC का ये फंक्शन होता है। 1 क्यूबिक मिली लीटर ब्लड में जो कितनी WBC पाई जाती है, तो कितनी WBC पाई जाती है, तो ये होती है 6 से 10,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो कितने दिनों का होता है, तो 10 से 12 दिनों का। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं हमने, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड पूछ लिया जाता है 7.4। कौन सी ब्लड सेल जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स विच हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। जब भी हमें चोट लग जाती है तो ब्लड जो ब्लीडिंग होती है वो थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाती है, उसे ही कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जो कि प्लेटलेट्स की वजह से होती है। और श्वेत रक्त कोशिकाओं को यानी व्हाइट ब्लड सेल्स में ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स की मात्रा कितनी होती है, तो आपको बता देते हैं आंसर नंबर 48, करेक्ट आंसर इज 75%। अब यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट की बात हुई है तो हम आपको समझा देते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड की जाती हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं जो कि इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल कहलाती हैं। और ए ग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं वो फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं जिन्हें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो 90%। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, एवरीबडी नोज इट वेरी वेल। हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है, तो स्केलेटल मसल की ओर। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो 60 to 70%। शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र के द्वारा लगाया जाता है, तो स्किन फोल्ड कैलिपर के थ्रू। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो मसल्स प्रिंसिपल। बात की जा रही है कि जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल होता है, यानी कि मूवमेंट, यानी कि मसल्स। ओके, पैर और कमर की ताकत नापने के लिए, यानी बात की जा रही है स्ट्रेंथ से रिलेशन है यहाँ पे, तो स्ट्रेंथ का मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, डायनेमोमीटर। और पेडोग्राफ जो होता है वो फ्लैट फुट के लिए होता है, और गोनियोमीटर जो होता है वो 2 ज्वाइंट्स के बीच के एंगल को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम क्या होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, न्यूरोजिला, ये किसके मेन कंपोजिशन होते हैं, तो आपको बता देते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन का पार्ट होते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी सेल्स हैं जो पूरे शरीर को ढक कर रखती हैं, यानी कि कवरिंग की तरह रोल प्ले करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, तो एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, भले ही यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में है लेकिन हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज करके आपको सभी क्वेश्चन समझाते चल रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस की सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। WBC में लिम्फोसाइट्स का प्रतिशत कितना होता है, तो सही आंसर यहाँ पे आपको बता देते हैं लगभग 25%। लिम्फोसाइट्स हमने आपको बताया था जो ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स होती हैं उन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं और उनका जो परसेंटेज होता है वो 25 होता है। WBC का कार्य क्या होता है, तो सभी को पता है बीमारियों से बचाना। WBC में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो मोनोसाइट। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, तो साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन
का एक स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, और दूसरा स्टेप जो एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो होता है क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। हड्डियों की सेल को यानी बोन सेल को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस तंत्र में पाया जाता है, किस सिस्टम का मेन हिस्सा होता है? तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, तो ऑब्वियसली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल सेल मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं? फेरिंग्स। ओके, ये जो है फेरिंग्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिव सेल मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है? यानी बात की जा रही है कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि बोन जो है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट, टेंडन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सबसे पहले हम आपको टेंडन के बारे में बता देते हैं कि ये एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनमें सॉलिड मैट्रिक्स पाई जाती है, और ये बोन सेल्स को मसल्स से जोड़ने का काम करते हैं। और एक और होता है लिगामेंट्स जो कि बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए इनको कनेक्टिव टिश्यूज में शामिल किया जाता है। हार्ट मसल्स कैसी होती हैं? तो हार्ट मसल्स की बात की जा रही है जो कि इनवॉलेंट्री होती हैं बाय फंक्शन, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, ऑटोमेटिकली खुद से चलती हैं। और दूसरा, वो स्ट्रिएटेड होती हैं स्ट्रक्चर वाइज। तो कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड। फाइब्रिनोजेन जो होता है तो वो कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्लड में पाया जाता है। और कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है? तो लिवर में फॉर्म होता है। यदि ब्लड सेल्स को अलग कर दिया जाए ब्लड में से, तो फिर जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम सीरम कहते हैं। सभी को पता है कि जो ब्लड होता है वो 2 थिंग्स से मिलकर बना होता है, एक तो ब्लड सेल्स और दूसरा प्लाज्मा। तो अगर पूछा जा रहा है कि ब्लड में से ब्लड सेल्स को अलग कर दिया जाए तो जो बचता है लिक्विड वो क्या कहलाता है? तो वो प्लाज्मा कहलाता है। ओके, तो थोड़े क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो फटाफट हम इस सीरीज को पूरा कर लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्का जमने में जो सहायता करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो वो रुधिर में कहाँ से निकलता है? तो लिवर से। और मानव की जो बोन्स होती हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज से किस तरह से डिफरेंट होती हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेवर्सियन कैविटीज पाई जाती हैं किसमें? आपके बोन्स में, और इसीलिए जो है बोन्स में जो है ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है, और जो कार्टिलेज होती है उनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो जो मेन डिफरेंस होता है वो हेवर्शियन कैविटीज की प्रेजेंस होती है बोन सेल्स में। वर्टिब्रेट्स में जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, यानी जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है हमारे शरीर का जिसे हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं? फीट, पैरों को। और बाकी जो यहाँ पे दिया हुआ है गॉल ब्लैडर, लंग्स और ब्लड कैपिलरीज, इनको हम अपनी इच्छा अनुसार मूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, सीलोम की वॉल में जो एपिथेलियम पाई जाती है वो किस तरह की एपिथेलियम टिश्यूज का एग्जाम्पल होता है? तो वो एक प्रकार की क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ऑयल ग्लैंड्स कहाँ मिलती हैं? तो डर्मिस ऑफ द स्किन में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्वस टिश्यू जो होता है वो मसल टिश्यू से किस तरह से डिफरेंट होता है? ओके, तो किस तरह से? डेंड्रॉइड से, क्योंकि नर्वस टिश्यूज में डेंड्रॉइड्स पाए जाते हैं और ये मसल टिश्यूज में नहीं पाए जाते हैं। माइलिन शीथ जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो वो किस में पाया जाता है? नर्व सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट, पेपिलरीज मसल्स किस में पाई जाती हैं? तो पेपिलरीज मसल्स आर प्रेजेंट एट द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। एंटीबॉडीज का निर्माण किसमें होता है? तो लिम्फोसाइट्स में, और बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा इनका निर्माण होता है, आपको बता देते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स होती हैं, पहले ही हमने आपको बता दिया है। मनुष्य के ब्लड का पीएच कितना होता है? तो 7.4। और जो मानव के किस पार्ट में रिजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है? तो बात की जा रही है ब्रेन नर्व टिश्यूज की। और नाउ स्मॉल पॉक्स के टीका लगाने में शरीर में क्या प्रविष्ट कराया जाता है? एक्चुअली वैक्सीनेशन की बात की जा रही है कि जब हम वैक्सीन देते हैं किसी भी डिसीज के लिए तो उसमें एक्चुअली क्या एंटर किया जाता है बॉडी में? तो वो एक प्रकार के इनएक्टिव पैथोजन या वायरसेस होते हैं। इनएक्टिव या डेड पैथोजेंस को एंटर कराया जाता है। एंटीबॉडीज किस अंग में बनती हैं? तो किस अंग में बनती हैं? ये क्वेश्चन भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसका आंसर मुझे क्लियर नहीं है यहाँ पे अभी। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन का निर्माण किसके प्रभाव से होता है? तो
एक्टिन थ्रोम्बिन के कारण जो होता है फाइब्रिनोजन वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं उनका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और हमारे बॉडी में मूवमेंट कॉज होता है तो उसके पीछे क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है मेनली, तो कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिन फिलामेंट्स का मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर जो स्लाइडिंग होता है, यानी कि स्लाइडिंग थ्योरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो हियर आई हैव फिनिश्ड टॉप 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ सीरीज यहाँ पे हमने फिनिश की है रिलेटेड टू सेल्स एंड टिश्यूज। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को, ताकि सभी को ये MCQ सीरीज मिल सके। और नेक्स्ट इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देके हम जल्दी ही मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।